हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नोबल स्टडी वन पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो जो है कि यहाँ पे 6 होना चाहिए और ये वीडियो सीरीज का ये पार्ट 6 है। यहाँ पे गलती से लिखा गया 6 पार्ट है दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री का मैं जो सिलेबस करवा रहा हूँ कंप्लीट आपका लूसेंट से सिलेबस करवा रहा हूँ, जिसमें आज का जो वीडियो है ये आपका पार्ट नंबर 6 है। ब्रिटिश शासन जो है, ब्रिटिश शासन के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। टॉप यहाँ से 60 क्वेश्चन है, इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं जाएगा दोस्तों। अगर आपको जो है किसी भी एग्ज़ाम को आज के डेट में क्लियर करना है तो आपको टॉपिक वाइज हर कुछ करके जाना पड़ेगा, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस सेट से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिस सेट से इसीलिए काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस सेट जो है आपका जो बनता है प्रैक्टिस सेट वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनता है। और क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपसे कि अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप बार बार रिपीट करेंगे तो आप जो स्कोर वहाँ पे क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका 95 प्लस सवाल आएगा। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि 95 तो लाते हैं प्रैक्टिस सेट में, लेकिन वहाँ पे जाके उसको 40-45 नंबर पे भी नहीं आ पाते हैं। ठीक क्यों? क्योंकि वो मेन चीज़ जो है टॉपिक वाइज किसी चीज़ को कवर नहीं करते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। और प्रैक्टिस सेट चाहे वो आपका कोई भी हो, देखिएगा प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चन आपका मिलता जुलता होगा, तो इसी कारण से आपका जो कटअप होता है आप जो प्रैक्टिस सेट करते हैं तो उसमें ज़्यादा आता है। तो आपको टॉपिक वाइज करना है। अगर टॉपिक वाइज हर चीज़ को करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको प्राचीन भारत करवा चुका हूँ, उसके बाद बायोलॉजी भी करवा चुका हूँ, उसके बाद अब जो करवा रहा हूँ आधुनिक भारत करवा रहा हूँ। और आधुनिक भारत जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपका इतिहास का, ठीक है। आधुनिक भारत का ये देखिए 6ठा वीडियो है, ठीक है। इससे पहले 5 वीडियो आप लोग को मिल चुका है। टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब ये मत कहिएगा कि एक क्वेश्चन मेरा छूट गया। देखिए क्वेश्चन का आप लेवल देखिएगा तो कितना यहाँ पे टफ लेवल है इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। अब देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अब देखिए ये सब क्वेश्चन जो है पहले बड़े लेवल में, लेकिन अब छोटे लेवल के एग्जामों में लेना चालू कर दिया है इस सब क्वेश्चन को। 1 नंबर का क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों की अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका कारण क्या था? अब देखिए इसका यहाँ पे आपको कारण बताना है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए इसका कारण है दोस्तों, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। क्या था? जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसी के कारण से जो है पट्टा जारी नहीं किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और एक चीज़ यहाँ से याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका अस्थाई बंदोबस्त है, अस्थाई बंदोबस्त ये आपका यहाँ पे 1793 में आया था अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। याद रखिएगा, ईस्वी को काफ़ी महत्वपूर्ण है, ईस्वी भी पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा गया है कि 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि 1925 में एक आर्थिक जांच समिति का गठन किया गया था, इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष था एम विश्वेश्वरैया। कौन था? एम विश्वेश्वरैया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए प्यारे दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 3 नंबर का। पूछा गया कि अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो अधिक पड़ा था ना आर्थिक यानी इकोनॉमिक्स जोन पे भारत का सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये क्या करते थे एक तरह से पैसे वगैरह जो है कि यहाँ से आर्थिक चूस के ले जा रहे थे अपना इंग्लैंड, ठीक है ना। इसी कारण से आर्थिक क्षेत्र पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर प्यारे दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपका इंडियन हिस्ट्री से। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? यहाँ पे पूछा है पहला, तो पहला तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला औद्योगिकरण जो दोस्तों ये किया गया था सम्मेलन, ये कब किया गया था? ये किया गया था 1907 ईस्वी। कब? 1907 ईस्वी में। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपके जो माइंड है वो एक इमेज बना ले कि 1907 में क्या हुआ था, पहला औद्योगिक सम्मेलन हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा? ए ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुए थे? तो देखिए 2 युद्ध इन्होंने महत्वपूर्ण लड़ा था। एक पलासी का युद्ध था 1700 जो आपका 57 वाला युद्ध था, ठीक है। इसके बाद 1764 वाला युद्ध था। 1757 वाला युद्ध जो था ना ये पलासी का युद्ध था। कौन सा? पलासी का युद्ध। इसके बाद इनका जो है लूट खसोट चालू हो गया था, ठीक है ना। और इस पर प्रभुत्व जम गया था क्योंकि यहाँ के जो नवाब था सिराजुद्दौला उसको हरा दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। और ये देखिए 1700 यहाँ पे 64 जो लिखे हैं ना, इस समय बक्सर का लड़ाई हुआ था। क्या हुआ था यहाँ पे? बक्सर का लड़ाई हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, और ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है
पूछा गया है कि सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था। तो इस आयोग का गठन हुआ था 1916 ईस्वी में। देखिए मैं इसलिए लिख रहा हूं दोस्तों, आपको मैं याद करवा दूं इस वीडियो के माध्यम से। 1906 में क्या हुआ था, 1916 में क्या हुआ था, थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिकरण का गठन किया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 7 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था। देखिए तो यहाँ पे महालवाड़ी व्यवस्था अपनाया गया था, अस्थाई बंदोबस्त भी अपनाया गया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था भी अपनाया गया था। यहाँ पे जो आपका दहसाला व्यवस्था है ना, इसको अंग्रेजों द्वारा नहीं अपनाया गया था जमींदारी पर, ठीक है ना। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए 8 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है 8 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक है। तो इसके लेखक है दादा भाई नौरोजी। कौन थे, दादा भाई नौरोजी जो है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे, याद रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए प्यारे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 9 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी। तो जॉर्ज यहाँ पे जो बिछाई थी ये आपका जॉर्ज क्लार्क। पहला रेल लाइन का पूछा गया है तो यहाँ पे याद रखना है रेल, तो यहाँ पे लिखना है जॉर्ज क्लार्क, ठीक है ना, याद रखिएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 10 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है, यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है। तो देखिए भारत इंग्लैंड का आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते, ये कथन किसका है। तो ये कथन है जवाहरलाल नेहरू जी का। किसका कथन है, जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 11 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। यानी कि संपत्ति के अपवहन ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी। कौन किया था, दादा भाई नौरोजी किया था। यानी कि यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा 12 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है। अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है तो ये कार्य जो है धन के निकास पर, धन के निकास पर जो है अनिष्टों की अनिष्ट की संज्ञा दिया है। कौन दिया है, दादा भाई नौरोजी ने दिया है। यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 13 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राम लाइन शुरू की थी वह किसके बीच थी। डलहौजी ये 1853 में पहली जो टेलीग्राफ लाइन है इसको इन्होंने शुरू की थी। किनके बीच था ये पूछा गया है। तो ये कोलकाता से आगरा के बीच था। कोलकाता पश्चिम बंगाल और आगरा यूपी इनके बीच था। किसने स्टार्ट किया था, डलहौजी ने स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था, 1853 में स्टार्ट किया था। सारे फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पर जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 14 नंबर में। अंग्रेजी घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है। तो देखिए ये स्टेटमेंट किसका है ये पूछा गया है। तो ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स क्या कहा था, अंग्रेजों घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ दी डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, ये कथन था कार्ल मार्क्स का। काफ़ी महत्वपूर्ण विद्वान था ये। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर जाइए। अगला क्वेश्चन ये आपका 15 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने लाभ प्राप्त किया। तो सबसे ज़्यादा लाभ किया था जमींदारों ने। किसने, जमींदारों ने लाभ सबसे ज़्यादा प्राप्त किया था, ठीक है। और ये जो ज़मीन देता था जिसको, उसको एक तरह से चूस लेता था ये। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का है। इसमें पूछा गया है कि भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब और कहाँ हुआ था। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब और कब हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था। तो ये देखिए दोस्तों 1900 इस्पात का जो बनना चालू हुआ था कहाँ पे, तो 1913 में। कब, 1913 में। यानी कि यहाँ पे आपका 1913 याद रखना है। डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर।
तो दोस्तों आपको वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा वीडियो को प्यारे दोस्तों। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। तो पहला सूती वस्त्र जो है कि ये स्थापित किया गया था कहाँ पर, तो ये मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर जाइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 18 नंबर का। पूछा गया है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। यहाँ पे पूछा है द इकोनॉमिक ऑफ हिस्ट्री के इंडिया के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक है ये है दोस्तों आपका रमेश चंद्र दत्त। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, द रमेश चंद्र दत्त लिखा हुआ है। डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 19 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था नियम प्रणालियों में से कौन से कृषक को हितों की अधिक सुरक्षा प्रदान करता था। देखिए सारे व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था ये भूमि से संबंधित, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा किसानों को कौन सुरक्षा प्रदान करता था। मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। कौन सा, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए दोस्तों प्यारे अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि ब्रिटिश नागरिक को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने व बसने की अनुमति दिया गया था। तो देखिए ब्रिटिश के नागरिक इससे पहले भूमि नहीं खरीद सकता था भारत में। कब दिया गया ये अधिकार, तो ये अधिकार दिया गया था 1833 में। कब दिया गया था, 1833 में दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, BBI क्वेश्चन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 21 नंबर का और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसके द्वारा बंगाल और बिहार की अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है इस्तमरारी या जो अस्थाई बंदोबस्त है किसके द्वारा, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 22 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ था। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ था, तो ये 1925 में हुआ था। कब, 1925 में ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 23 नंबर का, 23 नंबर का कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया था। अब यहाँ पे पूछ दिया अस्थाई बंदोबस्त, तो अस्थाई बंदोबस्त जो लाया था ब्रिटिश सरकार ने, ये लाया था 1793 में। याद रखिएगा मैं लिख रहा हूँ, आपका माइंड में इमेज बना लीजिए इसको। ठीक है, 1793 में क्या लाया था, अस्थाई बंदोबस्त लाया था। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसने किया था। तो किसके समय में हुआ था, किसने किया था, किसके समय में हुआ था विकेंद्रीकरण का शुरुआत, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। किसका, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, यानी कि यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर जाइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि 25 में रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू की गई थी 1820 में लागू की गई थी। कब, 1820 में लागू की गई थी, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 26 नंबर का। यहाँ से पूछा गया 26 नंबर में अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया था। तो अकाल संहिता कब प्रचारित किया गया था दोस्तों, तो ये आपका कब किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों 1883 ईस्वी में। कब, 1883 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 27 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 27 में कि पहली बार औपचारिक रूप से महलबाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी। माना ऑफिशियल जो है कब लागू किया गया था ये महलबाड़ी व्यवस्था, तो ये ऑफिशियल लागू किया गया था दोस्तों आपका 1822 ईस्वी में। कब, 1822 ईस्वी में महलबाड़ी व्यवस्था औपचारिक तौर पे चालू किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 28 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे। कब बनाया गया था, 1938 में। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, प्यार से इसे बच्चे चाचा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर जाइए। अगला क्वेश्चन ये आपका 29 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो देखिए दोस्तों बिहार जो है, बिहार नील और अफीम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था।
सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये दोस्तों 30 नंबर का है। पूछा गया कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942 और 43 में पड़ा, कहाँ पे पड़ा था? तो देखिए सबसे भीषण अकाल जो पड़ा था बंगाल में पड़ा था। कहाँ पे पड़ा था? बंगाल में पड़ा था। 30 का यहाँ पे सी ऑप्शन सही है दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है कि 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के लिए पतन के लिए उत्तरदायी कारण था, क्या था? तो देखिए यहाँ पे किस कारण से मतलब ये नहीं था, तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर, ठीक है। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए क्या कारण था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाला माल पर जो है कच्चा तटकर जो होता है, उच्च तटकर, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे दोस्तों 32 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? एक तो याद रखिएगा कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में हुआ था, मार्च 1931, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इनके जो अध्यक्ष थे दोस्तों ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 33 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो देखिए नील दर्पण के जो लेखक थे ये थे दीनबंधु मित्र। कौन थे? दीनबंधु इनके मित्र थे। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका 34 नंबर का, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। 34 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया था? कब किया गया था? तो ये किया गया था कराची अधिवेशन 1931 में। कब? कराची अधिवेशन 1931 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी है, ऑप्शन है। चलिए बढ़िए प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया है कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। तो सबसे जो पहले कहवा बागान लगाए गए थे वायनाड में जनपद में लगाया गया था। कहाँ पे? वायनाड जनपद में, यानी कि बी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका और यहाँ से पूछा गया है 36 नंबर क्वेश्चन है। हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तट से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़कर गिरा देती है। यह उक्ति किसका है? तो देखिए ये उक्ति जो है दोस्तों ये है आपका किसका? जॉन सुल्लीवान का। कौन? जॉन सुल्लीवान का है। यहाँ से बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए ठीक है, चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 37 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 37 नंबर में, अंग्रेजी शासन, क्या पूछा है? अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो प्रतिपादन किया था ये किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी किया था। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी किया था आर्थिक, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए 38 नंबर पर। 38 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा करना चाहूँगा इसको। चलिए, भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी निकाल लेने के समान है, जो पुनः वर्षा के रूप में भूमि उर्वरता देने के लिए वापस आता है। पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता है। यह कथन किसका है? तो देखिए ये कथन है दोस्तों किसका? ये कथन है आर.सी. दत्त का। किसका है? आर.सी. दत्त का कथन है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 39 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे पूछा गया है, एक मिनट, क्या बोलोगे? यहाँ पे पूछा गया है भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 40 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि बिखरे हुए स्वायत्त गाँवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया है, जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया है। यह किसने कहा है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उक्ति वाला हिस्ट्री में, ठीक है। बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया है, जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया है। यह किसने कहा है? तो ये कहा है दोस्तों बुकानन ने। किसने कहा है? बुकानन ने कहा है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए।
अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 41 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। यहाँ पे मुनरो लगा हुआ है ना, टॉमस मुनरो, ठीक है। तो जो टॉमस मुनरो है ये आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित था। कौन सा? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित था टॉमस मुनरो। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 42 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ पे हुई थी। पहले आधुनिक लोहा इस्पात की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो ये बिहार में हुई थी। कहाँ पे? बिहार में। बिहार कहाँ पे? जमशेदपुर, जो कि अभी उसका झारखंड का भाग है। और 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को के नाम से जाना जाता था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 43 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों को आवश्यकता क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों को आवश्यकता था। इसी कारण से जो है स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार मुख्य उद्देश्य था। सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 44 नंबर में पूछा गया है कि पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुआ। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुआ, ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था दोस्तों रिसरा बंगाल में। कहाँ पे? रिसरा बंगाल में हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 45 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था अस्थाई बंदोबस्त के तहत। तो देखिए याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त के तहत जो है ये था कितना? 11%। क्या था? 11%। समझ लीजिए इसको। अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान का 11% राज्य को देना था। यानी कि जो अंग्रेज का सरकार था उसको कितना देना था? 11% देना था। तो याद रखिएगा 11%, ठीक है। समझिए, क्योंकि ये जो 11% है ये किसके बारे में है? तो ये है अस्थाई बंदोबस्त के बारे में, ठीक है ना। लगान है ये, ठीक है, याद रखिएगा। फिर कोई आएगा अलग अलग बंदोबस्त है, अलग अलग रेट। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 46 में। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत कहा? तो आधुनिक उद्योग का अग्रदूत किसने कहा? तो ये कहा था दोस्तों कार्ल मार्क्स। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स कहा था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार्ल मार्क्स, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 47 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मार्टिन बर्ट को। किसको? मार्टिन बर्ट को। कौन सा भारत? उत्तरी भारत, ठीक है ना, याद रखिएगा उत्तरी भारत, ठीक है, याद रखिएगा उत्तरी भारत। चलिए अगला क्वेश्चन पर जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़ा भी है। बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्समैन, विलियम केरी एवं विलियम वार्ड ने श्रीरामपुर यानी श्रीरामपुर को अपना कार्य क्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्रीरामपुत्रई के नाम से भी जाना गया है। यह श्रीरामपुर स्थित है। तो ये श्रीरामपुर कहाँ पे स्थित है? तो ये श्रीरामपुर जो है आपका स्थित है बंगाल में। कहाँ पे? बंगाल में, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 49 नंबर का। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आ गया है समस्त अंग्रेजी भारत का सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था था। यानी कि 51% जो भूमि है भारत में ना, इस पे ये व्यवस्था अपनाया गया था। ये व्यवस्था कौन है? सबसे ज़्यादा अपनाया गया था, ठीक है। तो ये व्यवस्था था दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था। पूरा जमीन का 51% जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था ही था, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा, रैयतवाड़ी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है, ठीक है। कपड़ा बुनकरों की हाड़ियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गया है। हड्डियों से, ठीक है, भारत का धरती सफ़ेद हो गया था। ये कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों विलियम बेंटिक का। किसका कथन है? विलियम बेंटिक का है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 51 नंबर का, ठीक है। 51 नंबर का क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि भारत में उपनिवेशी काल में लिटली आयोग जो कि 1929 को का उद्देश्य क्या था। ये लिटली आयोग कब स्थापित हुआ था? 1929 में स्थापित हुआ था। तो इसका उद्देश्य क्या था ये पूछा गया है। तो इसका जो उद्देश्य था कि श्रमिकों की मौजूदा परिस्थिति पर प्रतिवेदन पर सिफारिश। डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 52 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब प्रारंभ हुई थी। भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1850 ईस्वी में प्रारंभ हो गई थी। कब? 1850 ईस्वी में प्रारंभ हो गई थी भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना। याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 53 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित दायित्व का प्रथम बैंक था। भारत में भारतीयों द्वारा कब? 1881 में स्थापित हुआ तय उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित दायित्व प्रथम बैंक था। तो कौन प्रथम बैंक था? तो ये बैंक था दोस्तों अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1881 में, ठीक है, 1881 में। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 54 नंबर का। इसमें पूछा कि भारत में अनऔद्योगिकीकरण यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यह प्राको औद्योगिकीकरण की अवधि थी। यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की अवधि कब से कब तक था? तो ये अवधि था दोस्तों 1800 से लेकर 1850 तक। 1800 से लेकर 1850 तक को क्या कहा गया है? तो इसको कहा गया है जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। चलिए कल अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा 55 नंबर का आप सभी के लिए। इसमें पूछा गया है कि अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। कहाँ पे लागू किया गया था? रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी जो लागू किया गया था ये कहाँ पे ये किया गया था दोस्तों? मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मुंबई प्रेसिडेंसी। एक मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी में क्या लागू किया गया था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। क्या? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 56 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन का कारण क्या था। भारतीय दस्तकारी उद्योग का पतन का क्या कारण था? इसका उद्योग का पतन का कारण था दोस्तों अंग्रेज द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण, इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम मूल्य पर लेना। तो यहाँ पे सभी वो सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये आपका 57 नंबर का। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ इसका कारण क्या था। तो देखिए उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था? तो इसका जो कारण था दोस्तों ये कौन सा कारण है? तो इसका कारण है आपका भारी उद्योग का अभाव। तभी क्या था जब अंग्रेज था यहाँ पर भारी उद्योग का अभाव था, ठीक है। इसी कारण से यहाँ पे कोई बड़ा उद्योग धंधा नहीं खुल पाया। सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा 58 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 58 नंबर में कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित एल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था। एक तो याद रखना दोस्तों कि एल्बर्ट बिल जो है इसका प्रस्ताव कब आया था? तो 1883 में आया था। कब? 1883 में आया था, ठीक है, एल्बर्ट बिल। अब यहाँ पे पूछा है कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित एल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था। तो देखिए एल्बर्ट बिल का जो उद्देश्य था ये था दोस्तों जहाँ तक अदालतों की दांडनिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। किसका ये था मकसद? एल्बर्ट बिल का। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 59 नंबर का। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा गया है दोस्तों 59 नंबर में कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। मॉडर्न जो एजुकेशन है उसका पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों आपका किसको? चार्ल्स ग्रांट को। किसको कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन से, ये चार्ल्स ग्रांट। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए दोस्तों। 60 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत रद्द किया गया था? तो ये जो एक्ट था ये था दोस्तों 1833 वाला चार्टर एक्ट। कौन सा? 1833 वाला चार्टर एक्ट जो था इसके तहत इनको क्या किया था? समाप्त किया था। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप जो है चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक को कवर करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम चैप्टर वाइज करवा रहे हैं ताकि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।